गुड मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग। देखिए, वी वर डूइंग चैप्टर नंबर 5। फिफ्थ चैप्टर हमारा चल रहा था जिसका नाम था ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग वाला लेसन हमारा चल रहा था बेटे। ऑर्गेनाइजिंग में हम करते क्या है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा कर देते हैं। उस स्ट्रक्चर के बेस पर ही ऑर्गेनाइजेशन आगे काम करता है, आगे कार्य करता है। तो हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 5, whose name is ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, ये जो मैनेजमेंट होता है बेटे, मैनेजमेंट का सेकंड फंक्शन होता है ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, तो आपको ऑर्गेनाइजिंग का चैप्टर आज पढ़ना है। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो हमारा टॉपिक चल रहा था बेटे 5.3। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग आपका फिफ्थ लेसन है और इसका जो टॉपिक था वो था आपका 5.3, जिसका नाम था डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन जहां पर सारे के सारे डिसीजन एक मुख्य बिंदु, मेन पर्सन, वन पर्सन लेता है बेटे। तो सेंट्रलाइजेशन होता है केंद्रीकरण, जहां पर सारे डिसीजन चाहे वो इंपॉर्टेंट हो या लेस इंपॉर्टेंट हो बेटे, सारे डिसीजन एक अथॉरिटी या एक पर्सन लेता है, उसे हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। लेकिन अगर डिसीजन मेकिंग पावर परमानेंटली यानी स्थायी तौर पर ट्रांसफर कर दी जाए टू द लोअर लेवल अथॉरिटी, ठीक है, लोअर लेवल को ट्रांसफर कर दी जाए परमानेंटली, तो फिर वो कहलाता है डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन विकेंद्रीकरण। तो हमारा टॉपिक है डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। कल मैंने डेलीगेशन की आई थिंक आपको मीनिंग करा दी थी। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का क्या मतलब था बेटे? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब तो आपको पता ही है, डिसीजन मेकिंग पावर होती है। इट्स अ डिसीजन मेकिंग पावर। डेलीगेशन का मतलब होता है बेटे ट्रांसफर करना, हस्तांतरण करना। ठीक है, किसी चीज को ट्रांसफर करना। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है ट्रांसफरिंग द डिसीजन मेकिंग पावर टू द लोअर अथॉरिटी, लोअर सबऑर्डिनेट। तो जब हम डिसीजन मेकिंग पावर अपने लोअर लेवल पर या लोअर सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर कर देते हैं बेटे, तो उसे हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं। ठीक है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बेटे जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि विदाउट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो कार्य है वो पूरे नहीं हो पाते। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का यूज कब किया जाता है? जब किसी पर्सन के पास बहुत ज्यादा वर्कलोड होता है, एक्स्ट्रा वर्कलोड होता है। ठीक है, ज्यादातर मैनेजर्स यूज करते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का। तो सोच के देखिए, मैनेजर के ऊपर बहुत सारा वर्कलोड है, उन्हें बहुत सारे कार्य करने हैं बेटे। तो अब वो क्या कर सकते हैं, वो लेस इंपॉर्टेंट वर्क बेटे, जिनकी वेटेज कम होती है, जो लेस इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं, वो अपने सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर कर सकते हैं कुछ समय के लिए। ठीक है, और जैसे ही फिर उनका वर्कलोड कम होता है तो फिर से वो अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी को फिर से एक्वायर कर लेते हैं बेटे। तो ये कहलाता है आपका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। जब हम डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है वो लोअर अथॉरिटी को ट्रांसफर कर देते हैं टेम्परेरी टाइम के लिए, कुछ समय के लिए केवल। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन में परमानेंटली ट्रांसफर कर दी जाती है उस पावर को। भाई हर बार अब जो डिसीजन लेगा ये यही सबऑर्डिनेट लेगा। तो जब हम परमानेंटली ट्रांसफर कर देते हैं तो वो डिसेंट्रलाइजेशन है, लेकिन कुछ समय के लिए किया जा रहा है केवल। ठीक है, तो वो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहलाता है। देखिए, delegation of authority, popularly known as delegation, is important part of organizing। तो organizing का मुख्य पार्ट होता है। Its need is felt due to excessive workload on a manager। तो जब मैनेजर के ऊपर excessive workload होता है बेटे, तो फिर वो क्या करता है, अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर देता है टू द सबऑर्डिनेट्स को। ठीक है, एंड ही इज अनेबल टू परफॉर्म ऑल द जॉब इंडिपेंडेंटली। तो जब वो सारे कार्य खुद नहीं कर पाता तो वो कुछ कार्य अपने लोअर लेवल को ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, इन दिस सिचुएशन ही डिवाइड हिज वर्क अमंग द सबऑर्डिनेट। तो इस सिचुएशन में वो अपने काम को सबऑर्डिनेट को लोअर लेवल को ट्रांसफर कर देता है, उनमें बांट देता है वर्क से। बट लेकिन जस्ट द डिवीजन ऑफ वर्क डज नॉट गारंटी फॉर सक्सेस। केवल काम को बांटने से सफलता या सक्सेस नहीं मिलती बेटे। काम को देने के साथ साथ उसकी सफिशिएंट अथॉरिटी भी हमें देनी पड़ती है, डिसीजन मेकिंग पावर भी हमें सौंपनी पड़ती है, तब जाके जो काम है वो सक्सेसफुली अकम्प्लिश होता है बेटे। ठीक है, thus division of work and assigning the authority for successfully work is called delegation of authority। तो delegation of authority का मतलब होता है बेटे, ठीक है, division of work and assigning the authority for the successfully accomplishment of a work। तो एक वर्क को सक्सेसफुली अकम्प्लिश करने के लिए,
सफलतापूर्वक फिनिश करने के लिए बेटे जब हम काम को बांटते हैं और साथ ही साथ डिसीजन मेकिंग पावर ट्रांसफर करते हैं तो उसे हम कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बेटे। अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो होता है उसके 3 एलिमेंट के बारे में देख लेते हैं बेटे जल्दी से। ठीक है, 3 एलिमेंट होते हैं। सबसे पहला तो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जिम्मेवारी, एनी वर्क, एनी टास्क, एनी ड्यूटी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम किसी को बेटे कोई कार्य सौंपते हैं तो उस कार्य को सौंपने के बाद उस पर्सन का ओब्लिगेशन अराइज होता है। ओब्लिगेशन को हिंदी में कहते हैं उत्तरदायित्व। तो मैंने अगर किसी को कोई काम सौंपा बेटे, मैंने अपने सबोर्डिनेट को एक काम सौंपा, तो उस सबोर्डिनेट का ये उत्तरदायित्व अराइज होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होती है कि वो उस कार्य को पूरा करेंगे। तो ये होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनी वर्क, एनी टास्क, एनी ड्यूटी दैट इज गिवन टू सबोर्डिनेट। ठीक है। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटे अधूरी है अगर हम उसे प्रॉपर अथॉरिटी, सफिशिएंट अथॉरिटी ग्रांट ना करें बेटे। तो फिर आता है अथॉरिटी, यानी कि डिसीजन मेकिंग पावर। ठीक है, डिसीजन मेकिंग पावर। तो डिसीजन मेकिंग पावर को ही हम अथॉरिटी बेटे कहते हैं। ठीक है, तो जब भी वर्क ट्रांसफर होता है तो साथ ही साथ अथॉरिटी भी ट्रांसफर होती है। तो वर्क और अथॉरिटी तो ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफर नहीं हो सकती बेटे। अकाउंटेबिलिटी उसी पर्सन की होती है जिसका वो काम है। ये नहीं कि वो वर्क ट्रांसफर करने से बच जाएगा, नो, जवाबदेही उसी से मांगी जाएगी। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही उसी की बनेगी भाई। तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही बेटे। तो पहली जो दो चीजें हैं ये ट्रांसफर हो सकते हैं, दे कैन बी ट्रांसफर, बट जो तीसरी चीज है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, वो ट्रांसफर नहीं होती बेटे। परचेज मैनेजर को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो परचेज मैनेजर की ही है। जनरल मैनेजर जो जवाब है वो परचेज मैनेजर से ही मांगेगा बेटे। ठीक है, चाहे जिम्मेदार कोई हो, चाहे परचेज मैनेजर ने किसी भी एम्प्लॉय को वो काम दिया हो और वो काम मान लीजिए नहीं हो पाया या गलत हो गया, तो जनरल मैनेजर तो वही परचेज मैनेजर से जवाब मांगेगा, वो किसी एम्प्लॉय से नहीं मांगेगा बेटे। तो इसीलिए कहा जाता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर हो जाती है, अथॉरिटी भी हो जाती है, बट अकाउंटेबिलिटी कभी नहीं होती बेटे। जिस व्यक्ति का मेन कार्य है वही उसके लिए जिम्मेदार होता है, कोई और जिम्मेदार नहीं होते। ठीक है, तो देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी में पढ़ रहा हूँ बुक में बेटे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटे किसी भी सबऑर्डिनेट का एक ऑब्लिगेशन या उत्तरदायित्व होता है टू प्रॉपर्ली परफॉर्म द ड्यूटी। ठीक है, तो उसका उत्तरदायित्व अराइज होता है कि वो किसी भी ड्यूटी को प्रॉपर्ली अच्छे ढंग से परफॉर्म करे। इट फ्लो अपवर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड जाते, जिम्मेदारी, हम अपने नीचे के प्रति जिम्मेदार नहीं होते, हम अपनी हायर अथॉरिटी के प्रति जिम्मेदार होते हैं। आपसे जवाब आपका बॉस मांगता है, आपका सबऑर्डिनेट नहीं मांग सकता। इसीलिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये अपवर्ड फ्लो करती है, ऊपर की तरफ बेटे इसका फ्लो होता है। ठीक है, सो इट फ्लो अपवर्ड, ऊपर की तरफ ये जाती है। हम अपने बॉस के प्रति, ऊपर वाले अथॉरिटी के प्रति जिम्मेदार होते हैं, नीचे वालों के प्रति जिम्मेदार नहीं होते। फीचर देख लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी असाइंड टू सम अदर पर्सन, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दूसरे पर्सन को सौंप सकते हैं, यानी इन द सेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर हो सकती है। सेकंड है द असेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू बी ड्यूटीफुल। रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के बाद जो सामने वाला पर्सन वो ड्यूटीफुल यानी कर्तव्यनिष्ठ हो जाता है, उसका कर्तव्य बनता है इस कार्य को करने का, इस वर्क को परफॉर्म करने का, तो वो ड्यूटीफुल हो जाएगा। थर्ड है इट गेट्स ओरिजिनेटेड बिकॉज ऑफ बॉस एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। तो बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होती है बॉस और सबऑर्डिनेट की रिलेशनशिप के कारण। आपका बॉस है तभी आपको जिम्मेदारी देगा, आपका सबऑर्डिनेट आपको जिम्मेदारी नहीं देता, आपका बॉस आपको देता है। तो बॉस और सबऑर्डिनेट की जो रिलेशनशिप होती है उसके कारण ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होती है बेटे। ठीक है, तो ये था आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनी वर्क, एनी टास्क, एनी ड्यूटी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाती है। जिस पर्सन को मिलती है वो उसके प्रति ओब्लाइज होता है, उसका उत्तरदायित्व बनता है बेटे, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, ये दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो जाती है, ड्यूटीफुल होते बेटे, और साथ ही साथ बॉस और सबऑर्डिनेट की रिलेशनशिप के कारण अराइज होती है। ठीक है, सेकंड आ जाइए अथॉरिटी, द डिसीजन मेकिंग पावर, और ये भी ट्रांसफर हो सकती है। देखिए authority refers to the right of an individual to command his subordinate। अथॉरिटी का मतलब होता है कि हमको एक, यानी कि मैनेजर को या बॉस को एक राइट मिल गया है कि वो अपने सबऑर्डिनेट को कमांड कर सके, उसे कमांड दे सके, उसे बेटे ठीक है काम दे सके, जिम्मेदारी दे सके। हमारा जो सबऑर्डिनेट होता है हम उसे कमांड दे सकते हैं, हम उसे जिम्मेदारी दे सकते हैं, हम उसे टास्क दे सकते हैं, हम उसे वर्क सौंप सकते हैं बेटे। तो अथॉरिटी,
तो अथॉरिटी ही एक ऐसी इंटेंजिबल पावर होती है जो आपको बेटे ये राइट देती है कि आप किसी सबऑर्डिनेट को कमांड कर सकते हो, उसे कंट्रोल कर सकते हो, अपने हिसाब से आप उसे काम दे सकते हो। ठीक है, इट फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सिंपल सी बात है बेटे। ठीक है, जो अथॉरिटी है वो टॉप से बॉटम के पास आती है, क्योंकि जो टॉप लेवल के एम्प्लॉय होते हैं उनके पास हाईएस्ट अथॉरिटी होती है, सबसे नेचुरल पावर उनके पास होती है। तो टॉप लेवल के पास सबसे हाईएस्ट होती है, फिर बात आती है बेटे मिडिल लेवल की, मिडिल लेवल के बाद लोअर लेवल की होती है, और जो लोअर लेवल के मैनेजर्स होते हैं वो बेटे वर्कर्स को मैनेज करते हैं। तो इसीलिए जो अथॉरिटी होते हैं वो टॉप टू बॉटम फ्लो करती है, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ आती है। फीचर देखिए, अथॉरिटी भी इजीली ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है, इट लीड टू द पोस्ट, अथॉरिटी हमेशा पोस्ट के कारण अराइज होते हैं बेटे, ठीक है, पोस्ट जब चेंज होती है तो अथॉरिटी में भी आपकी चेंज हो जाती है। इट मेक्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन सक्सेसफुली, तो बेटे अथॉरिटी के कारण ही जो डिसीजन होते हैं वो सक्सेसफुली परफॉर्म किए जाते हैं। आपके पास अथॉरिटी नहीं है तो आपके डिसीजन कोई नहीं मानेगा, तो अथॉरिटी बेटे आपके डिसीजन को इम्प्लीमेंट कराने में, लागू कराने में आपकी सहायता करती है। और फिर अथॉरिटी इज अ की टू परफॉर्म द मैनेजरियल जॉब, मैनेजरियल जॉब करने के लिए अथॉरिटी जरूरी होती है बेटे, ठीक है, because a post without authority cannot be a managerial post, उस पोस्ट को हम मैनेजरियल पोस्ट कह ही नहीं सकते जहां पर हमारे पास अथॉरिटी ना हो, डिसीजन मेकिंग पावर ना हो बेटे। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी पे जाने से पहले हम इन दोनों में बेटे डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं, अंतर बता देते हैं क्या क्या अंतर है इन दोनों के अंदर। देखिए, पहला है मीनिंग, तो डिसीजन होती है, ठीक है, अथॉरिटी का क्या मीनिंग होते हैं बेटे, डिसीजन मेकिंग पावर, ठीक है, डिसीजन मेकिंग पावर को हम अथॉरिटी कहते हैं, जबकि रिस्पांसिबिलिटी का मतलब होता है एनी जॉब, एनी टास्क, एनी ड्यूटी। सेकंड है डायरेक्शन या फ्लो बेटे, अथॉरिटी का फ्लो होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। देखिए, अथॉरिटी टॉप से बॉटम की तरफ फ्लो होती है, जबकि जो रिस्पांसिबिलिटी है बेटे वो मूव करते हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर, क्योंकि मैंने बताया जो रिस्पांसिबिलिटी होते हैं बेटे वो आपकी बॉस की प्रति होती है, नीचे सबऑर्डिनेट की तरफ नहीं होती, ठीक है। तो ये टॉप लेवल है, मान लीजिए ये मिडिल लेवल है और ये लोअर लेवल है बेटे। तो लोअर लेवल की रिस्पांसिबिलिटी बनती है मिडिल की प्रति और मिडिल की बनती है टॉप की प्रति। तो इसका फ्लो बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, जबकि अथॉरिटी का फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ आता है। ऊपर के लोगों के पास हायर अथॉरिटी होती है, अथॉरिटी उनके पास हायर होते हैं लेकिन जिम्मेदारी यानी वर्क वो बहुत कम करते हैं, जबकि यहाँ पर उल्टा है, नीचे वाले लोग काम ज्यादा करते हैं, ठीक है, तो इसलिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर वाले लोगों के प्रति बनती है। नेक्स्ट है ओरिजिन, ओरिजिन यानी कि उदय होना। तो अथॉरिटी का उदय होता है फॉर्मल पोजीशन के कारण, हमने बताया था कि पोस्ट जो होती है बेटे उस पोस्ट के कारण आपकी अथॉरिटी अराइज होती है। एक मैनेजरियल पोस्ट अगर आपके पास है तो आपके पास डेफिनेटली अथॉरिटी होगी, बिना अथॉरिटी के कोई भी पोस्ट मैनेजरियल पोस्ट नहीं कहलाती बेटे। तो अथॉरिटी क्यों अराइज होती है, बिकॉज ऑफ द पोस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी होते बेटे बॉस और सबऑर्डिनेट की रिलेशनशिप के कारण। जो सबऑर्डिनेट है बॉस के द्वारा दी गई आज्ञा को, बॉस के द्वारा दिए गए वर्क को परफॉर्म करेगा, वो उसका ऑब्लिगेशन बनता है, उसका उत्तरदायित्व बनता है परफॉर्म करना। लास्ट है असेंशियल, तो अथॉरिटी के लिए बेटे असेंशियल होती है, क्योंकि अथॉरिटी अगर नहीं होगी तो फिर डिसीजन इंप्लीमेंट नहीं हो पाएंगे। तो अथॉरिटी हेल्प करती है डिसीजन को इंप्लीमेंट कराने में, डिसीजन को लागू कराने में, ठीक है। सो द एसेंस ऑफ अथॉरिटी इज टू गेट द डिसीजन इंप्लीमेंट, ठीक है। तो अथॉरिटी से डिसीजन इंप्लीमेंट होते हैं, लागू होते हैं। रिस्पांसिबिलिटी बेटे इज एसेंशियल टू ओबे द ड्यूटी, ड्यूटी को निभाने के लिए, कर्तव्यों को पूरा करने के लिए रिस्पांसिबिलिटी जरूरी होती है, ठीक है। अब आ जाइए अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही पर बेटे। अब बारी आती है कि भाई काम तो एक पर्सन ने किया, लेकिन उस काम के पर्सन के लिए दूसरा पर्सन जिम्मेदार है, बताइए बताइए, डेफिनेटली है भाई, क्योंकि जो काम आपको मिला आपने वो आगे किसी और को ट्रांसफर कर दिया बेटे, तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ट्रांसफर की और शायद हो सकता है आपने अथॉरिटी भी ट्रांसफर कर दी, लेकिन आप अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। जवाब तो फिर आपसे ही मांगेगा जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर तो जवाब आपसे ही मांगेगा बेटे। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं चेन ऑफ अथॉरिटी बना रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता है ये शेयर होल्डर होते हैं बेटे, शेयर होल्डर के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नीचे आता है जनरल मैनेजर, और जनरल मैनेजर के नीचे काफी सारे मैनेजर होते हैं, ठीक है। मान लीजिए परचेस मैनेजर है, सेल मैनेजर है,
और फाइनेंस मैनेजर है। मान लीजिए 3 मैनेजर हैं, ठीक है। अब मान लीजिए परचेस मैनेजर के अंडर फर्दर 4 एम्प्लॉइज है, एम्प्लॉय एक्स, वाई, जेड और एम। अब मान लीजिए रॉ मटेरियल परचेस करना था, भाई एक्स को रॉ मटेरियल परचेस करना था, एक्स के ऊपर और भी ज्यादा वर्क थे, और भी ज्यादा लोड थे, काम था उसके पास एक्सेसिव, तो उसने मान लीजिए क्या किया, ये रॉ मटेरियल परचेस करने की जिम्मेदारी ट्रांसफर कर दी एम को, ठीक है। यानी ये जो वर्क था जिसे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर कर दी एम को, और साथ ही साथ एम को इसके साथ साथ अथॉरिटी भी ट्रांसफर कर दी होगी, ठीक है भाई। एम ने रॉ मटेरियल परचेस किया और वो रॉ मटेरियल बाई चांस गलती से रॉन्ग क्वालिटी का आ गया या रॉन्ग साइज का आ गया, ठीक है, रॉन्ग साइज का। रॉन्ग साइज आने का मतलब है आपके ऑब्जेक्टिव प्राप्त नहीं हुआ, आपके ऑब्जेक्टिव प्राप्त करने में फेल हो गए। अब ये रहा जनरल मैनेजर। अब ये जनरल मैनेजर सीधा एम को थोड़ी नहीं पकड़ेगा बेटे जवाब मांगने के लिए, ये जनरल मैनेजर किसको पकड़ेगा, परचेज मैनेजर को, क्योंकि ये परचेज मैनेजर की जिम्मेदारी थी जो उस परचेज मैनेजर ने आगे फर्दर ट्रांसफर कर दी एम को। तो ये परचेस मैनेजर एम को बेटे रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर करने में कामयाब हो गया, अथॉरिटी भी कामयाब हो गया ट्रांसफर करने में, लेकिन लेकिन अकाउंटेबिलिटी यानी कि जो जवाबदेही होती है वो ये ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। जनरल मैनेजर जो है वो तो परचेज मैनेजर से ही जवाब मांगेगा, भाई इस फेलियर का कारण बताओ, कैसे फेल हो गया भाई, कैसे हमने एक रॉन्ग क्वालिटी का मटेरियल परचेस कर दिया बेटे। तो जवाबदेही ट्रांसफर नहीं होती, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफर नहीं होती। जिस व्यक्ति का बेटे काम है वही उसके प्रति जवाब देता है, चाहे वो आगे कितनी पर्सनों को ट्रांसफर क्यों ना कर दे, जवाब उसी व्यक्ति के प्रति अराइज होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी ट्रांसफर। देखिए अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी यानी जवाबदेही। तो देखिए इट रेफर्स टू द आंसरेबिलिटी फॉर द फाइनल आउटकम। आउटकम मतलब परिणाम। तो जो फाइनल आउटकम निकल कर आया, परिणाम निकल कर आया, उसके लिए कौन आंसरेबल होगा, किसकी जवाबदेही क्रिएट होगी बेटे, इसको कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। देखिए इट रेफर्स टू द आंसरेबिलिटी फॉर द फाइनल आउटकम ऑफ द असाइन्ड वर्क। तो जो असाइन वर्क था, जो वर्क आपको दिया गया था, उसके प्रति किसकी फाइनल आंसरेबिलिटी, किसका फाइनल जवाब बनेगा बेटे, ये होता है अकाउंटेबिलिटी। इट फ्लो अपवर्ड, अकाउंटेबिलिटी भी अपवर्ड फ्लो होते बेटे ऊपर की तरफ, ठीक है। ये सारे के सारे किसके प्रति अकाउंटेबल होंगे, परचेस मैनेजर के प्रति। परचेस मैनेजर किसके प्रति अकाउंटेबल होगा, जनरल मैनेजर के प्रति। जनरल मैनेजर किसके प्रति अकाउंटेबल होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के प्रति। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अल्टीमेटली किसके प्रति होंगे, शेयर होल्डर। और शेयर होल्डर भी कौन से बेटे, इक्विटी। तो ये आपको पता है इक्विटी शेयर होल्डर आर द रियल ओनर ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी भी आपकी अपवर्ड ही जाती है बेटे। तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि भाई फाइनल आउटकम के लिए हु विल बी द आंसरेबल, किसकी जवाबदेही क्रिएट होगी। फीचर देखिए, विशेषताएं, अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। सबसे इंपॉर्टेंट कि अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं हो सकती, ट्रांसफर नहीं हो सकती। इट इज ओनली टुवर्ड्स द डेलीगेटर। अकाउंटेबिलिटी हमेशा डेलीगेटर के पास होती है। देखिए यहाँ परचेस मैनेजर डेलीगेटर था, जिसने बेटे वो डिसीजन ट्रांसफर कर दिया, डेलीगेट कर दिया, लेकिन डिसीजन तो वो डेलीगेट करने में कामयाब हो गया, लेकिन अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट करने में वो कामयाब नहीं हुआ। तो इसलिए अकाउंटेबिलिटी हमेशा डेलीगेटर की होती है, डेलीगेटर के प्रति अराइज होती है। आगे देखिए, इट्स बेस इज सीनियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। तो अकाउंटेबिलिटी का जो बेस होता है वो सीनियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होता है। इट ओरिजिनेट बिकॉज ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। और अकाउंटेबिलिटी क्यों अराइज होती है, क्योंकि हम अथॉरिटी को डेलीगेट करते हैं, इसलिए होते बेटे, ठीक है। आगे बता रखा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिस्पांसिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब डिफरेंस आ रहा है रिस्पांसिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में बेटे, ठीक है। कि रिस्पांसिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में डिफरेंस बताओ भाई क्या क्या है। तो डेफिनेटली बेटे आसान सा है, बता देंगे हम, नो प्रॉब्लम। रिस्पांसिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, पहला तो आपका मीनिंग याद बेटे, मीनिंग क्या होता है। तो रिस्पांसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, असाइनिंग अ जॉब, किसी को जॉब असाइन करना रिस्पांसिबिलिटी कहलाता है। जबकि अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबल टू द सुपीरियर, ठीक है, आंसरेबल टू द सुपीरियर। हम अपने सुपीरियर यानी कि अपने बॉस के प्रति आंसरेबल होते हैं, हमारी जवाबदेही अराइज होती है जैसे बॉस के प्रति। सेकंड है डेलीगेट। डेलीगेशन को हिंदी में कहते हैं ट्रांसफर करना। तो भाई रिस्पांसिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड, ये तो डेलीगेट हो सकती है, बट अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। लेकिन अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही डेलीगेट या ट्रांसफर नहीं हो सकती।
थर्ड है ओरिजिन, ओरिजिन यानी कि उदय होना बेटे, तो ये तो पता ही है आपको, सीनियर सबऑर्डिनेट की रिलेशनशिप के कारण उदय होता है इसका, सीनियर और सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप के कारण, यानी कि बॉस और सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप के कारण, और ये अराइज होते बेटे बिकॉज ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। आपने अथॉरिटी डेलीगेट किया तो फिर अकाउंटेबिलिटी भी अराइज होती है, ठीक है। ये था दोनों में डिस्कस करें। नेक्स्ट टॉपिक है कैन अकाउंटेबिलिटी बी डेलीगेटेड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क को लगा दिया कि क्या अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट हो सकती है, क्या हम अकाउंटेबिलिटी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं बेटे। देखिए अब इसका क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहले सिंपल सेंस में इसका आंसर होना चाहिए नो, नॉट एट ऑल। रिस्पॉन्सिबिलिटी यस, ट्रांसफर। Authority, yes, transfer, but accountability, no, it cannot be transferred. तो देखिए, can accountability be delegated? क्या accountability को delegate किया जा सकता है? और लास्ट में आ गया क्वेश्चन मार्क देते, ठीक है। देखिए, a noteworthy question arises in the context of accountability as whether an officer can delegate authority, can eschew from ultimate responsibility। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या एक ऑफिसर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी ट्रांसफर करने के बाद बच जाता है, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी फिर अराइज नहीं होती। डज इज ही नॉट अकाउंटेबल टू हिज सीनियर, क्या फिर वो अपने सीनियर ऑफिसर के प्रति अकाउंटेबल नहीं होता बेटे, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, कैन अ सीनियर ऑफिसर ऑफ द ऑफिसर इन क्वेश्चन डायरेक्टली होल्ड द सबऑर्डिनेट, क्या जो सीनियर ऑफिसर होता है वो सीधा उस सबऑर्डिनेट को पकड़ता है या उसे पकड़ता है जिसको उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी बेटे। जैसे कि जनरल मैनेजर ने परचेज मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, परचेज मैनेजर ने आगे फर्दर एम को ट्रांसफर कर दी बेटे, तो क्या जनरल मैनेजर एम को पकड़ेगा या परचेज मैनेजर को पकड़ेगा जवाब देने के लिए, ये क्वेश्चन आता है बेटे, ठीक है। सो ऑल दीज क्वेश्चन विल बी आंसर नो। तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर एक ही है, नो। अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं हो सकती, अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफर नहीं हो सकती, सिंपल सी बात है, ठीक है। ओनली अथॉरिटी कैन बी डेलीगेट बट नॉट अकाउंटेबिलिटी, केवल अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी ही डेलीगेट हो सकती है बट अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती। देखिए फॉर एग्जांपल दे रहे हैं आपके सामने ये कि एक चीफ मैनेजर असाइन जॉब, एक चीफ मैनेजर जिसे हम जनरल मैनेजर भी कहते हैं बेटे, मान लीजिए जनरल मैनेजर है जीएम, ठीक है, जीएम है जिसे हम चीफ मैनेजर या जनरल मैनेजर भी कह सकते हैं। तो एक जनरल मैनेजर ने एक जॉब असाइन किया टू डिपार्टमेंटल मैनेजर, किसको, डिपार्टमेंटल मैनेजर को, और ये डिपार्टमेंटल मैनेजर कोई भी हो सकता है, ठीक है, वो परचेज हो सकता है, वो सेल मैनेजर भी हो सकता है। तो जनरल मैनेजर ने एक काम दिया, ठीक है, किसको, डिपार्टमेंटल मैनेजर को, who in turn assigned to his subordinate। अब इस डिपार्टमेंटल ने फर्दर ये ट्रांसफर कर दिया अपने सबऑर्डिनेट को जिसका नाम था एक्स, जिसका नाम था एक्स, तो एक्स को ट्रांसफर कर दिया बेटे, ठीक है। डिपार्टमेंटल मैनेजर अलोंग विद द असाइन ऑफ जॉब विल डेलीगेट अथॉरिटी, तो बेटे इसने इसको रिस्पांसिबिलिटी तो ट्रांसफर कर ही दी, काम तो दे ही दिया, साथ ही साथ सफिशिएंट अथॉरिटी भी ट्रांसफर कर दी, यानी कि डिसीजन मेकिंग पावर भी ट्रांसफर कर दी, ठीक है। बट दिस विल नॉट डिटरमिनेट टू हिज अकाउंटेबिलिटी, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसकी जवाबदेही खत्म हो गई बेटे, ठीक है। ये मैनेजर ये नहीं कह सकता जनरल मैनेजर के सीधा आप जाके एक्स से जवाब मांगो, नो, जवाब तो इसे ही देना पड़ेगा भाई, क्योंकि जिम्मेदारी तो इसी को मिली थी ना, ठीक है, तो जिम्मेदारी तो इसी को मिलेगा। ही विल ऑलवेज आंसरेबल टू हिज चीफ मैनेजर, वो हमेशा अपने चीफ मैनेजर के प्रति आंसरेबल होगा, जिम्मेदारी को ट्रांसफर करने से, अकाउंटेबिलिटी से नहीं बच सकता। On the basis of this, there would be no confusion in saying that just authority can be delegated but not accountability। तो अब साफ साफ हम कह सकते हैं कि yes, authority तो ट्रांसफर नहीं हो सकती, ये टॉपिक भी खत्म बेटे कि अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं हो सकती, केवल अथॉरिटी ही हो सकती है या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन ऑफ लेबर इज बेसिस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो बेटे जब भी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी किया जाता है तो उसका मेन जो बेस होता है डेलीगेशन का वो होता है डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि काम का बंटवारा, डिवीजन ऑफ वर्क। और हेनरी फ्योल ने भी अपना पहला प्रिंसिपल यही दिया था, डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। देखिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी तो आपको पता है, इट मींस टू प्रोवाइड फॉर नीडेड अथॉरिटी,
ठीक है बेटे, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में जो सबऑर्डिनेट होते हैं उन्हें प्रॉपर या सफिशिएंट डिसीजन मेकिंग पावर ट्रांसफर की जाती है ताकि जो जॉब है वो सक्सेसफुली अकम्प्लिश हो सके, सफलता पूरा हो सके। अथॉरिटी मींस द पावर टू टेक द डिसीजन। अथॉरिटी का मतलब डिसीजन मेकिंग पावर से होता है। अकाउंटेबिलिटी ओरिजिनेट्स व्हेन अथॉरिटी इज गिवन टू फुलफिल अ रिस्पांसिबिलिटी। तो जैसे बेटे अथॉरिटी देते हैं हम रिस्पांसिबिलिटी को पूरा करने के लिए, वैसे अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही भी अराइज हो जाती है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब अकाउंटेबिलिटी होता है, ठीक है, जो एक सबऑर्डिनेट अपने बॉस को देता है। अब देखिए व्हाट इज मीन बाय डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर को बांटना क्या होता है बेटे? डिवीजन ऑफ लेबर। देखिए ऑफ्टन no officer is capable to extend that he will perform all the activity। तो कोई भी ऑफिसर बेटे इतना केपेबल नहीं होता कि वो सारे के सारे कार्य खुद कर ले बेटे, उसे कोई ना कोई कार्य सौंपना पड़ता ही है। लेबर को बेटे काम देना ही पड़ता है, वर्क को डिवाइड करना ही पड़ता है। देखिए फॉर द सक्सेसफुल अकम्प्लिशमेंट ऑफ अ जॉब, एक जॉब को सफलता पूरा करने के लिए अ ऑफिसर डिवाइड द होल वर्क। एक ऑफिसर पूरे काम को बांट देता है, वर्क को डिवाइड कर देता है। That work is divided into many small parts। तो एक बड़े काम को हम स्मॉल यानी कि छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं बेटे, स्मॉल पार्ट्स में बांट देते हैं, और एवरी स्मॉल पार्ट एक पर्टिकुलर लेबर को सौंप देते हैं जो उस काम में एक्सपर्ट है बेटे। तो दिस होल प्रोसेस इज नोन एज डिवीजन ऑफ लेबर। तो बेटे छोटे छोटे काम को लेबर को बांटना क्या कहलाता है? डिवीजन ऑफ लेबर कहलाता है। तो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है पहले तो एक बड़े काम को, एक बिग टास्क को स्मॉल पार्ट में, स्मॉल हिस्से में बांटना, और फिर एवरी स्मॉल पार्ट को एक स्पेशलाइज्ड लेबर को सौंपना बेटे, इसे हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, और इससे हमें स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट भी मिल जाता है। ठीक है, तो ये भी आपका कंप्लीट हुआ। अब आ जाइए प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की प्रक्रिया आ रही है बेटे। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी केवल एक स्टेप में पूरा नहीं होता, इसके प्रॉपर 3 स्टेप होते हैं जो कि अभी आप पढ़ चुके हो। पहला होता है रिस्पांसिबिलिटी, फिर होता है अथॉरिटी, और फिर होता है अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, यही होता है डेलीगेशन प्रोसेस। तो देखिए प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, यानी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं बेटे, प्रक्रिया पढ़ रहे हैं। तो देखिए पहली प्रक्रिया आपकी आती है असाइनिंग द रिस्पांसिबिलिटी। तो सबसे पहले हम रिस्पांसिबिलिटी असाइन करते हैं लोगों को, ठीक है। रिस्पांसिबिलिटी यानी जिम्मेवारी, यानी एनी वर्क, एनी टास्क, एनी ड्यूटी, ठीक है, एनी टास्क। और जैसे हम रिस्पांसिबिलिटी देते हैं तो सामने वाले का ऑब्लिगेशन यानी उत्तरदायित्व तो अराइज हो जाता है उस काम को पूरा करने का। तो देखिए the first step in the delegation process is assigning responsibility। तो जो पहला स्टेप होता है डेलीगेशन का, रिस्पांसिबिलिटी असाइन करना होता है, वर्क असाइन करना होता है। ऑफ्टन यद्यपि no officer is capable to the extent that he can perform all the activity। तो सिंपल सी बात है, कोई भी ऑफिसर इतना केपेबल नहीं होता कि वो सारे काम खुद ही करते बैठे, ठीक है। फॉर ही सक्सेसफुली वर्क परफॉर्मेंस, तो सक्सेसफुली काम पूरा करने के लिए ही डिवाइड द होल जॉब, वो पूरे जॉब को बांट देता है बेटे, ठीक है, एक बड़े टास्क को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। इन दिस वे ही कीप क्रिटिकल और क्रूशियल और सिग्निफिकेंट जॉब विद हिमसेल्फ। तो इस तरीके से बेटे एक ऑफिसर क्रिटिकली या इंपॉर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट जॉब को अपने पास रखता है, और लेस इंपॉर्टेंट या अनक्रिटिकल वर्क को असाइन कर देता है बेटे लोअर लेवल के लेबर्स को, ठीक है। तो इसलिए बता रखा है कि भाई क्रिटिकल, क्रूशियल या सिग्निफिकेंट जॉब को तो वो खुद अपने पास रखता है, एंड डेलीगेट द रेस्ट टास्क टू द सबऑर्डिनेट व्हाइल असाइनिंग द जॉब असाइन करते समय, ठीक है, रिस्पांसिबिलिटी असाइन करते समय देयर कैपेबिलिटी एंड स्किल आर टू बी केप्ट इन माइंड। तो लेबर की स्किल और लेबर की कैपेबिलिटी को हमें पूरी तरह से ध्यान में रखना चाहिए बेटे, ठीक है। जब भी हम किसी को काम सौंपे तो उसकी कैपेबिलिटी, उसकी एजुकेशन, उसके स्किल को ध्यान में रखकर काम सौंपना चाहिए बेटे, ठीक है। ये नहीं कि हम बाइसनेस करें, ठीक है, हमारा कोई फेवरेट कैंडिडेट है या एम्प्लॉय है तो उसे हम हाई ऑर्डर का टास्क देते जबकि उसकी कैपेबिलिटी है नहीं उस काम को करने की। तो ऐसा हमें नहीं करना, हमें सामने वाले के स्किल्स और एबिलिटी को देखते हुए काम सौंपना है। फॉर एग्जांपल देखिए अ फाइनेंस मैनेजर कीप द जॉब ऑफ फाइनेंस विद हिमसेल्फ। तो एक फाइनेंस मैनेजर क्या कर सकता है? फाइनेंस का काम अपने पास रख सकता है, एंड डेलीगेट द रेस्ट ऑफ द जॉब लाइक अकाउंटिंग, डाटा कलेक्शन टू हिज सबऑर्डिनेट। और जो बाकी जो काम है जो लेस इंपॉर्टेंट है बेटे
उन्हें वो अपने सबोर्डिनेट को ट्रांसफर कर सकता है। तो ये था असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड आ जाइए ग्रांटिंग द अथॉरिटी। तो बेटे जैसे हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, बिना अथॉरिटी के वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सक्सेसफुली पूरी नहीं हो पाएगी, बिना अथॉरिटी के हम उस कार्य को सक्सेसफुली नहीं करवा पाएंगे। तो इसीलिए हमें बेटे उस काम से रिलेटेड सफिशिएंट अथॉरिटी ग्रांट करनी पड़ेगी। तो ग्रांटिंग द सफिशिएंट अथॉरिटी, ठीक है, तो हम उस काम को पूरा करने के लिए अथॉरिटी ग्रांट करेंगे, डिसीजन मेकिंग पावर ट्रांसफर करेंगे। तो ग्रांटिंग द अथॉरिटी। देखिए बेटे, The second step in the process of delegation is granting the authority. तो जो second step आता है आपका वो है granting the authority, ठीक है, for successfully work performance. Assigning responsibility sends authority to the subordinate is meaningless. यानी कि बिना authority के responsibility transfer करना meaningless हो जाएगा। बिना authority के वो इस responsibility को successfully नहीं कर पाएगा और फिर आप उसे accountable यानी कि जिम्मेवार भी नहीं ठहरा पाओगे। तो अथॉरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक जॉब को सक्सेसफुली पूरा करने के लिए बेटे। बिना अथॉरिटी के एक जॉब सक्सेसफुली पूरी नहीं हो सकती, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। Thus, इसलिए all the needed authority should be delegated। तो इसीलिए बेटे जो भी रिक्वायर्ड अथॉरिटी है वो हम डेलीगेट करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल व्हेन अ चीफ मैनेजर डेलीगेट रिस्पांसिबिलिटी ऑफ परचेज डिपार्टमेंट टू परचेज मैनेजर। तो जब एक चीफ मैनेजर या जनरल मैनेजर बेटे परचेज का काम परचेज मैनेजर को देता है, then he gives sufficient authority to him। तो वो उसके साथ उसे अथॉरिटी देता है, लाइक परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कि भाई रॉ मटेरियल आप परचेज कर सकते हो, स्टॉकिंग द इन्वेंटरी, इन्वेंटरी का आप स्टॉक कर सकते हो, ठीक है, और साथ ही साथ बेटे डिवीजन ऑफ वर्क अमंग ही सबोर्डिनेट, और अपने सबोर्डिनेट में काम बांट सकते हो। तो इससे रिलेटेड वो चीफ मैनेजर परचेज मैनेजर को अथॉरिटी ट्रांसफर करता है। यानी बेटे अथॉरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी जॉब को, किसी भी वर्क को पूरा करने के लिए। बिना अथॉरिटी के वो जॉब सक्सेसफुली पूरी नहीं हो पाती। और जैसे ही हमने बेटे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और अथॉरिटी दी, तो अथॉरिटी के तुरंत बाद उसकी अकाउंटेबिलिटी भी क्रिएट होती है, यानी कि फिक्सिंग द अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही तय करना, फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी तय करना, जवाबदेही तय करना। भाई आपको सब कुछ दे दिया हमने, हमने रिसोर्स आपको दिए, सारी डिसीजन मेकिंग पावर हमने ट्रांसफर कर दी, फिर भी डिसीजन फेल हुआ, जवाब दीजिए। तो आंसरेबिलिटी अराइज होती है, ठीक है। अथॉरिटी के साथ साथ डिसीजन मेकिंग पावर के साथ साथ आपकी जिम्मेदारी, आपकी जवाबदेही भी अराइज होती है, अकाउंटेबिलिटी भी अराइज होती है। देखिए, the last step in the delegation of authority is to hold subordinate accountable for his work performance। तो आखिरी स्टेप होता है कि सबोर्डिनेट को उसके काम के लिए जिम्मेदार ठहराना, अकाउंटेबल ठहराना। Every subordinate is just accountable to that officer। तो बेटे हर सबोर्डिनेट केवल उसी ऑफिसर के प्रति अकाउंटेबल या जवाबदेही होगा जिस पर्सन ने उसे काम दिया है। परचेज मैनेजर ने अगर एन को कोई काम दिया है तो वो परचेज मैनेजर के प्रति ही अकाउंटेबल होगा। सेल मैनेजर या प्रोडक्शन मैनेजर आके उससे जवाब नहीं मांग सकता बेटे। तो जो पर्सन आपको काम सौंपता है वही आपसे अकाउंटेबिलिटी की गुंजाइश रखता है, आपसे जवाब मांग सकता है, कोई और आके आपसे नहीं मांग सकता बेटे, ठीक है। ये अकाउंटेबिलिटी का रूल है कि द पर्सन हु इज गिविंग रिस्पांसिबिलिटी एंड अथॉरिटी ओनली ही विल बी अकाउंटेबल फॉर यू, ठीक है, नो अदर देन, कोई और नहीं होगा बेटे। सो अकाउंटेबिलिटी मींस जस्टिफिकेशन डिमांडेड बाय द सुपीरियर फॉर द वर्क परफॉर्मेंस। तो अकाउंटेबिलिटी में बेटे आपकी वर्क परफॉर्मेंस के लिए आपको जिम्मेदार ठहराया जाता है, आपसे जस्टिफिकेशन मांगी जाती है अगर कोई रॉन्ग काम आप कर देते हो तो, ठीक है। तो ये थी प्रोसेस। अब लास्ट टॉपिक आज का कर लेते हैं इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस यानी कि महत्व। टाइम बच रहा है हमारे पास 12:20 है, अभी 5-7 मिनट, तो कर देते हैं इसको बेटे जल्दी से। इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, महत्व देख लेते हैं बेटे। पहला महत्व आ रहा है इफेक्टिव मैनेजमेंट। सिंपल सी बात है बेटे, जो मैनेजमेंट है वो काफी प्रभावित होगा, काफी इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, आप बेटे उससे रिलेटेड सफिशिएंट अथॉरिटी दे रहे हो, और अथॉरिटी जैसी आपने दी तो आप उसे जिम्मेदार भी ठहरा सकते हो। तो इससे बेटे मैनेजमेंट काफी इफेक्टिव रहेगा। कौन क्या करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, इसमें कोई बेटे संदेह, कोई डाउट की सिचुएशन अराइज नहीं होगी, तो काम काफी इजी हो जाएगा। देखिए, बाय एम्पावरिंग द सबोर्डिनेट, सबोर्डिनेट को पावर देके, ठीक है, द मैनेजर आर एबल टू फंक्शन मोर एफिशिएंटली। तो जो मैनेजर है वो ज्यादा एफिशिएंटली ढंग से कार्य कर पाएंगे बेटे, ठीक है, एज दे गेट सफिशिएंट टाइम टू फोकस ऑन इंपॉर्टेंट इश्यू।
क्योंकि जो मैनेजर है वो अपना फोकस बेटे इंपॉर्टेंट इशू पर रखेंगे और लेस इंपॉर्टेंट इशू को अपने सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर कर देंगे बेटे। So freedom from doing routine work provide them with opportunity to excel the new area। तो रूटीन वर्क से जब उन्हें छुटकारा मिल जाएगा, फ्रीडम मिल जाएगी, रूटीन कार्य जब वो अपने सबऑर्डिनेट को सौंप देंगे तो वो इंपॉर्टेंट एरिया पर फोकस कर सकते हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंशन पॉसिबल हो सके, उन एरिया पर फोकस कर सकते हैं बेटे। तो इसका मतलब इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा। आप लेस इंपॉर्टेंट टास्क को अपने सबऑर्डिनेट को देकर मोर इंपॉर्टेंट टास्क पर फोकस कर सकते हो और आपका मैनेजमेंट काफी इफेक्टिव यानी प्रभावित होगा बेटे। सेकंड है एम्प्लॉय डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास, और विकास बेटे जब होता है जब हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, हम नए नए काम को सीखते हैं बेटे, ठीक है। ट्रेनिंग से कभी भी डेवलपमेंट नहीं होती, एजुकेशन से डेवलपमेंट होती है। एजुकेशन शिक्षा आपको ऑल अराउंड डेवलपमेंट प्रोवाइड कराती है, ट्रेनिंग तो आपको केवल एक कार्य में सफिशिएंट बनाती है, एक काम के करने लायक बनाती है, जबकि जो एजुकेशन होते हैं वो आपको ओवरऑल डेवलपमेंट प्रोवाइड करा कर देते हैं बेटे। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से एक एम्प्लॉय की ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। कैसे, सोच के देखिए, क्योंकि एक मैनेजर अपने काम को अपने सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर कर रहा है बेटे, वो इंपॉर्टेंट काम खुद रख के सबऑर्डिनेट को लेस इंपॉर्टेंट काम ट्रांसफर कर रहा है। तो सबऑर्डिनेट अलग अलग कार्य को करके, अलग अलग तरह के कार्य को करके बेटे सभी कार्य में क्या हो जाते हैं, एक्सपर्ट या निपुण हो जाते हैं बेटे। इससे उनकी ऑल अराउंड डेवलपमेंट होती है। अगर वो केवल एक ही कार्य को बार बार करे और बेटे मैनेजर उन्हें कोई अन्य कार्य ना सौंपे तो उनकी डेवलपमेंट रिस्ट्रिक्ट रह जाती है, केवल वन फील्ड ऑफ एरिया में, केवल एक काम में रिस्ट्रिक्ट रह जाएंगे। लेकिन जब उन्हें अलग अलग टास्क मिलेगी, अलग अलग जॉब मिलेगी मैनेजर के द्वारा, तो उनके ऑल अराउंड डेवलपमेंट हो जाएगी, उनका विकास होगा, उसकी डिमांड क्रिएट होगी मार्केट के अंदर बेटे। उस एम्प्लॉय को हाई सैलरी देने के लिए तैयार हो जाएगा कोई भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो देखिए, the mental growth of a person take place only when he has authority to take the decision। तो एक पर्सन की मेंटल ग्रोथ जब भी होती है जब उसके पास अथॉरिटीज होती है। The process of delegation of authority provide the authority to take the decision। तो डेलीगेशन से बेटे सबऑर्डिनेट को डिसीजन मेकिंग पावर मिलती है, तो बेटे वो गिवन अथॉरिटी से अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, सफिशिएंट डिसीजन ले सकते हैं। एज अ रिजल्ट इन फ्यूचर दे बिकम मोर एबल टू टेक द एक्स्ट्रा रिस्पांसिबिलिटी। तो फ्यूचर में बेटे वो एक्स्ट्रा रिस्पांसिबिलिटी के लिए तैयार हो जाते हैं। थर्ड आ रहा है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। मोटिवेशन यानी प्रेरित होना, प्रेरणा मिलना। बेटे जब आपको डिसीजन मेकिंग पावर मिलेगी, मैनेजर आपको दिन ब दिन नए नए डिसीजन मेकिंग पावर देगा, तो डेफिनेटली आप मोटिवेट होगे बेटे। लेकिन जब पावर, सत्ता हाथ में आती है, पावर हाथ में आती है, तो इससे हर कोई मोटिवेट होगा बेटे। तो सिंपल सी बात है, जब मैनेजर आपको डेली डेली नई नई अथॉरिटी देगा, नई नई पावर देगा डिसीजन लेने की, तो डेफिनेटली यू विल बी फील मोटिवेटेड। तो देखिए, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय की मोटिवेशन बेटे बढ़ेगी काफी, ठीक है, काफी ज्यादा विकसित होगी, काफी खुश रहेंगे एम्प्लॉय आपके, क्योंकि उन्हें डेली रूटीन बेसिस पे डिसीजन मेकिंग पावर मिलेगी। देखिए, इन द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बोथ अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी आर डेलीगेटेड। तो दोनों ही चीज मिलती है, रिस्पांसिबिलिटी भी और अथॉरिटी भी। तो दिस सिचुएशन प्रोवाइड लिबर्टी टू वर्क। इससे बेटे एम्प्लॉय को लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम मिलना, स्वतंत्रता मिलना बेटे। तो जब आपके पास अथॉरिटी आएगी तो आपको लिबर्टी यानी कि फ्रीडम मिलेगी काम करने की, ठीक है। तो गेनिंग थ्रू दिस, इसका फायदा उठा के दे एग्जिबिट देयर टैलेंट, वो अपने टैलेंट को प्रदर्शित करेंगे। एग्जीबिशन समझते हो ना, प्रदर्शन करना, प्रदर्शित करना। तो एक एम्प्लॉय को जब बेटे डिसीजन मेकिंग पावर मिलेगी तो वो अपनी अथॉरिटी को, अपनी कैपेबिलिटीज को, अपने टैलेंट को एग्जिबिट करके दिखाएगा, ठीक है। विद बेटर परफॉर्मेंस द सबऑर्डिनेट क्रिएट अ निक फॉर देमसेल्फ। तो अच्छी परफॉर्मेंस करके वो अपने लिए एक निक, अपने लिए एक मार्केट, अपने लिए एक ब्रांड क्रिएट कर लेगा। निक का मतलब यहाँ पर ब्रांड से है या मार्केट से है, तो भाई अपनी खुद की मार्केट क्रिएट करना, अपनी इंपोर्टेंस बढ़ाना बेटे, वो अपनी इंपोर्टेंस बढ़ाएगा। Consequently they get job satisfaction, तो उन्हें job satisfaction मिलता रहेगा and they feel motivated, और वो बेटे वो motivated भी feel करेंगे, ठीक है। और इससे उनकी मोटिवेशन बढ़ेगी। आगे है फैसिलिटीज या फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। फैसिलिटेशन का मतलब होता है सुविधा, यानी कि ग्रोथ में सुविधा मिलना, वृद्धि में सुविधा मिलना। तो क्योंकि आप अलग अलग कार्य को करेंगे, नए नए काम करेंगे, आपको अथॉरिटी मिलेगी बेटे, डिसीजन मेकिंग पावर मिलेगी, तो इससे आपकी ग्रोथ, इससे आपका वृद्धि होगी, आपका विकास भी होगा। तो देखिए, delegation of authority does not develop only one person or division but facilitate the development of the organization as a whole। तो ये कह रहे हैं भाई कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से केवल एक पर्सन की डेवलपमेंट नहीं होती,
पूरे ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट होती है बेटे, क्योंकि लोअर लेवल के जो पर्सन है उन्हें नए नए काम, नए नए टास्क दिए जाएंगे, वो नए नए काम में एक्सपर्ट होते जाएंगे बेटे। इससे ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंशन होगा, विस्तार होगा, ठीक है। लोग हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अपने आप को तैयार करेंगे बेटे, तो इससे पूरे ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट होगी। As adequate number of able employee are available, तो adequate का मतलब है पर्याप्त, और able का मतलब होता है बेटे अच्छे निपुण एम्प्लॉय। तो अच्छे निपुण एम्प्लॉय आपके पास रहेंगे, इससे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड कर सकते हैं, मॉडर्नाइज कर सकते हैं, और अपने बिजनेस का डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकते हैं बेटे। बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है किसी नए प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना बेटे, नई एक्टिविटीज में इन्वेस्ट करना। तो अगर आपके पास निपुण एम्प्लॉय होंगे, बढ़िया एम्प्लॉय होंगे, तो आपका प्रॉफिट अच्छा होगा, और प्रॉफिट अच्छा होगा तो आप अपने बिजनेस का डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो, कोई नया प्रोडक्ट आप लॉन्च कर सकते हो मार्केट के अंदर, और आपका बिजनेस की ग्रोथ होगी। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। हायरार्की का मतलब होता है ऑर्डर बेटे, ऑर्डर वाइज, ठीक है, 1 2 3 फॉर ऑर्डर। तो इससे बेटे बिजनेस की हायरार्की तय करने में भी हमें आसानी मिलती है। देखिए, बेसिस ऑफ बिजनेस या मैनेजमेंट हायरार्की, तो हमें पता चल जाएगा भाई कौन किस ऑर्डर पे है, कौन किस लेवल पर है। क्योंकि तो जो हमसे हायर लेवल पर होता है उसी के ही हम ऑर्डर मानते हैं बेटे। जो हमारे लोअर लेवल पर होता है हम उसके ऑर्डर नहीं मानते, बल्कि उन्हें ऑर्डर देते हैं बेटे। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से पता चल जाएगा कि किसकी हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसके पास अथॉरिटी और किसके पास नहीं है बेटे, यानी कि हायरार्की तय करने में आसानी होगी। देखिए, मैनेजमेंट हायरार्की इज इनएविटेबल टू रन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली। तो भाई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली चलाने के लिए हायरार्की का होना जरूरी है बेटे, पोजीशंस का होना जरूरी है। हम सभी एम्प्लॉय को एक समान नहीं कर सकते बेटे, सभी एम्प्लॉय को इक्वल रैंक नहीं दे सकते। एम्प्लॉय के बीच हायरार्की, ऑर्डर या पोस्ट का होना जरूरी होता है। ओनली बिकॉज ऑफ दिस हायरार्की, इस हायरार्की के चलते ही द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट कम इनटू कांटेक्ट। तो बेटे इस हायरार्की से ही हम सबऑर्डिनेट और सुपीरियर के बीच रिलेशनशिप क्रिएट कर पाते हैं, और बता पाते हैं भाई कि सुपीरियर बॉस है और सबऑर्डिनेट आपका फॉलोअर है, आप जो कहोगे वो सबऑर्डिनेट फॉलो करेगा। So this hierarchy is established through the process of delegation of authority। तो बेटे जो हायरार्की होता है ऑर्गेनाइजेशन में वो केवल डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से ही क्रिएट किया जा सकता है। तो अंडर दिस अथॉरिटी फॉलो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो अथॉरिटी टॉप से बॉटम की तरफ फॉलो होती है। एज अ रिजल्ट सीनियर एंड सबऑर्डिनेट लिंक आर क्रिएटेड। तो सबऑर्डिनेट और सीनियर के बीच लिंक यानी कि रिलेशनशिप क्रिएट कर दी जाती है बेटे। और लास्ट पॉइंट है बेटर कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय, यानी कि सामंजस्य क्रिएट करना, इंफॉर्मेशन का फ्लो होना सही ढंग से, यही होता है कोऑर्डिनेशन। तो बेटर कोऑर्डिनेशन, तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से भाई कोऑर्डिनेशन अच्छा बनाने में भी हमें सहायता मिलती है। देखिए, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज अ प्रोसेस टू एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन रिस्पांसिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में रिस्पांसिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी में रिलेशनशिप क्रिएट की जाती है, ये आपको पता है, ये अभी आपको पता लग गया होगा। थ्रू दिस, इसके जरिए एम्प्लॉय गेट क्लैरिफिकेशन विद रिगार्ड टू देयर पावर। तो बेटे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से ही एम्प्लॉय को पता चलता है उनके पास कौन कौन सी पावर्स है, कौन कौन सी ड्यूटी है, और बेटे वो किसके प्रति अकाउंटेबल, किसके प्रति उनकी जवाबदेही क्रिएट होगी। ठीक है, डज अ क्लियर पिक्चर इज डेलिनेटेड फॉर ऑल जॉब। तो एक क्लियर पिक्चर यानी साफ सुथरी बेटे तस्वीर दिखाई देती है, कोई कंफ्यूजन की संभावना नहीं रहती। सबको पता रहता है कौन मेरा बॉस है, कौन मेरा सबऑर्डिनेट है, सबको पता है मुझे किसके ऑर्डर मानने हैं, किसके प्रति मैं जवाबदेही बेटे रहता हूं, तो सबको क्लियर पता रहेगा, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, तो इससे बेटे ऑटोमेटिकली आपका कोऑर्डिनेशन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस परफॉर्मेंस से बेटे जॉब परफॉर्मेंस से कोऑर्डिनेशन क्रिएट होगा। द एडवांटेज ऑफ दिस इज नाइदर डुप्लीकेसी, ना तो जॉब डुप्लीकेसी यानी जॉब दो दो बार परफॉर्म होगी, एक पर्सन एक बार ही जॉब परफॉर्म करेगा, नॉर ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी, और ना ही एक्टिविटीज बेटे एक दूसरे में ओवरलैप होगी, एक दूसरे में मिलेगी बेटे। ठीक है, तो ये था आपका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ये कंप्लीट हो चुका है बेटे। ठीक है, कई बच्चों ने मुझे 2 लेसन बेटे नोटबुक में नहीं दिखाए हैं, आपके पास संडे तक का टाइम है। संडे को अब आपको 4 लेसन मुझे शो करने हैं, 2 लेसन का टाइम जा चुका है। दिस अपकमिंग संडे आप लोगों को मुझे 4 लेसन शो करने हैं आपकी नोटबुक में पीडीएफ के जरिए। फर्स्ट 4 लेसन इन दिस संडे बेटे यू नीड टू शो। ठीक है, और जो बच्चे क्लास नहीं ले रहे बेटे इनके प्रति अब कुछ सीरियस कॉन्सिक्वेंस हमें लेने पड़ेंगे, कुछ सीरियस एक्शन हमें लेने पड़ेंगे।
आप लोग क्लास लीजिए बेटे रेगुलरली, अगर आप सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस से बचना चाहते हैं तो लगातार क्लास लीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, यू कैन गो नाउ, थैंक यू।